Welcome to the third session of Programming Fundamental course. So लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि C++ का इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें हम प्रोग्राम को कैसे राइट कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है C++ का, ये सारी डिस्कशन हम अपने प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कौन सी होती है हमारे पास और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं, और हमने देखा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, और बाकी हम मेन फंक्शन के अंदर अपनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि वाइट स्पेसिस का क्या रोल होता है, कमेंट स्टेटमेंट्स का क्या पर्पज़ है और कितनी तरह की कमेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मेन एजेंडा आइटम्स वेरिएबल्स हैं। सो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के साथ साथ फिर एक और टॉपिक अटैच होता है, उसके जो डाटा टाइप्स हैं वो देखेंगे। और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक और चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करना है, और वो CPU और मेमोरी है। आपको याद होगा कि फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था तो हमने इन दो कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। तो अब चूँकि हम वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं तो वेरिएबल्स का रोल समझने के लिए हमें दोबारा से CPU और मेमोरी के टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, फिर ही हमें वेरिएबल्स की समझ आ सकेगी कि वेरिएबल्स का क्या रोल है प्रोग्राम्स के अंदर। सो हम CPU एंड मेमोरी को देखेंगे। हम देखेंगे कि वेरिएबल्स इटसेल्फ क्या होता है और वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, और फिर उन डिफरेंट टाइप्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, कैरेक्टर टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि इनपुट्स के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम आउटपुट की स्टेटमेंट देख चुके हैं। आउटपुट के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं C++ में, और इनपुट के लिए हम सी इन इस्तेमाल करते हैं। तो सी इन को हमने कैसे इस्तेमाल करना है हम इसको भी आज पढ़ लेंगे। सो बेसिकली ये जो डाटा टाइप्स होती हैं ये इनका ताल्लुक कोई C++ के साथ पर्टिकुलरली नहीं है, या ये जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिखे हुए हैं ये स्पेसिफिक नहीं है C++ के साथ, बल्कि जेनेरिकली जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करेंगे ये कॉन्सेप्ट सारी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। सो सिवाय ये लास्ट वाला टॉपिक जो है ये स्पेसिफिक टू C++ है। सी इन जो है वो C++ में इस्तेमाल होता है। बाकी लैंग्वेजेस में इनपुट के अपने तरीक़ेकार हो सकते हैं, अपने मेथड्स, अपनी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि C के लिए स्कैनफ इस्तेमाल करते हैं, पाइथन के लिए इनपुट इस्तेमाल करते हैं, और कोई और लैंग्वेज के लिए सम अदर फंक्शंस होंगे, बट C++ में पर्टिकुलरली हम सी इन को इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम CPU की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है और जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का जो रोल होता है वो CPU के ज़िम्मे होता है। सो यूजुअली हमारे पास स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ अगर कंप्यूटेशंस हैं तो वो कंप्यूटेशन हमारा CPU परफॉर्म करेगा। और CPU के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका कंट्रोल यूनिट होता है और एक उसका ALU होता है। सो अगर हमारी जितनी भी कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट्स हैं, लाइक अगर हमने एक स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने कोई प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है या कोई मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है, तो ये सारे ऑपरेशंस थ्रू स्टेटमेंट्स CPU के पास जाएंगे और CPU उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। सो CPU का रोल ही यही है कि हर प्रोग्राम की हर इंस्ट्रक्शन को उठाना और उसे एग्जीक्यूट करना, और अगर उसमें कोई कंप्यूटेशंस हैं तो वो कंप्यूटेशंस करना CPU को आता है और वो कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर लेता है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं या जितना भी हमारा डाटा होता है जो उन स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहा होता है जिनके ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, वो सारी की सारी किसी न किसी मेमोरी पे जाके स्टोर हो रही होती हैं। और फिलहाल हम जिस मेमोरी की बात कर रहे हैं वो हमारे पास मेन मेमोरी है और उसे हम रैम मेमोरी कहते हैं। सो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे जाके हमारा कोई डाटा स्टोर होता है, बट अगर हम पर्टिकुलरली अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ से पे मेमोरी से मुराद रैम है, और रैम के ऊपर जाके दो चीज़ें स्टोर होती हैं। एक तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जाके मेमोरी पे स्टोर होती हैं, और जो डाटा है वो भी जाके मेमोरी पे ही स्टोर होता है। लाइक अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट करवाई हुई है और यूज़र कोई इनपुट कर रहा है तो वो इनपुट भी जाके रैम के ऊपर स्टोर होगी। अब ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने CPU को ये बताया कि आपने यूज़र से इनपुट करवानी है, वो स्टेटमेंट भी जाके रैम के ऊपर स्टोर होगी।
सो जब CPU उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने कहा हुआ है कि यूज़र से इनपुट करवाएं आप, और यूज़र को इनपुट करेगा तो वो भी जाके रैम के ऊपर स्टोर हो जाएगी। सो आपने एक चीज़ बड़ी क्लियरली अपनी माइंड में रखनी है कि मेमोरी या रैम के ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शंस भी जाके स्टोर होती हैं, और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं और उनके अंदर कोई ना कोई डाटा इन्वॉल्व हो रहा होता है तो वो भी जाके रैम के ऊपर ही स्टोर होता है। अब अगर आप रैम को इन नटशल देखें तो रैम या मेमोरी जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं। आप इसको सेल के तौर पे सपोज कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से रैम का लॉजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि रैम कुछ इस तरह से हमारे पास होती है। सपोज किया ये मेरे पास एक रैम है और इसके अंदर ये कुछ इस तरह से सेल बने हुए हैं। आप इसको 2 डायमेंशन सेल्स मेमोरी का मॉडल समझने के लिए आप इस टेबल को एक रैम कंसीडर कर सकते हैं, और इस टेबल के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है। इसका मतलब ये है कि जितना भी मेरा डाटा स्टोर होगा वो इसमें किसी न किसी जाके सेल में स्टोर हो रहा होगा, और इस हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। सो लेट्स से अगर ये मेरे पास CPU है और CPU को अगर कुछ रिक्वायर्ड है मेमोरी से तो वो उसको कैसे मिलेगा, वो उसको उसके एड्रेस से मिलेगा। सो जब रैम्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसके हर सेल को एक एड्रेस का नाम दे दिया जाता है, और CPU के पास जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए जाती है और जब वो उसको कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो उसको उसके एड्रेस से पिक कर लेता है। लेट्स से CPU को 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है और वो ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो CPU उनको रैम से जाके पिक करके इनके ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इसी तरह अगर CPU ने कोई रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है और उसको जाके रैम पे स्टोर करना है तो वो भी उसको जाके किसी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर स्टोर कर लेगा। सो बेसिकली रैम जो होती है आपके पास या मेमोरी जो होती है आपके पास, ये कलेक्शन ऑफ सेल हैं और हर सेल का कोई ना कोई एक यूनिक एड्रेस होता है, और CPU जब भी रैम से कोई चीज़ एक्सेस करता है या कोई चीज़ रैम के ऊपर जाके स्टोर करवाता है तो वो थ्रू एड्रेसेस ही स्टोर करवा रहा होता है वहाँ पे। अच्छा, यूजुअली आप सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी में ही डाटा प्रोसेस और स्टोर करता है, तो रैम के ऊपर भी जाके जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। यानी आप व्हाटएवर डाटा स्टोर कर रहे हैं या आप व्हाटएवर इनपुट दे रहे हैं, बट एंड रिज़ल्ट जो जाके रैम के ऊपर स्टोर हो रहा है वो थ्रू इन फॉर्म ऑफ बिट्स ही स्टोर हो रहा है। अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये बिट्स कन्वर्जन होती कैसे है। लेट्स से अगर आपने 10 इनपुट किया है तो उसकी वो बाइनरी जाके कैसे स्टोर होगी, या अगर आपने 50 इनपुट किया तो उसकी बाइनरी कैसे स्टोर होगी। इसी तरह अगर आप ABC इनपुट कर रहे हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनकी बाइनरी कैसे कैलकुलेट होगी। अगर आपने इमेज स्टोर किया हुआ है तो वो भी बाइनरी में जाके स्टोर होता है। सो आप किसी भी फॉर्म में डाटा इनपुट कर रहे हैं, आपका जो फाइनल स्टोरेज मैकेनिज़्म है वो बाइनरी का ही है, तो वो उसको थ्रू सम मैकेनिज़्म बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब हमारा ये जो CPU होता है वो डेफिनेटली उसको डाटा बिट्स की फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसको सिंगल बिट डाटा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना ही वो सिंगल बिट डाटा को प्रोसेस करता है। सो एक CPU जो मिनिमम डाटा रिट्रीव करके प्रोसेस करता है वो 8 बिट का डाटा होता है, और 8 बिट्स जो हैं वो इक्वल टू 1 बाइट होता है। अगर आप मेमोरी यूनिट्स पढ़ चुके हैं या आपको मेमोरी यूनिट्स का आइडिया है तो मेमोरी के लिए हमारा जो मिनिमम यूनिट है वो बिट का इस्तेमाल होता है, लेकिन मिनिमम जो डाटा हम स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं वो 1 बाइट का है, और 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। सो ये मेंशन भी है यहाँ पे कि आपका CPU जो है वो इंडिविजुअल बिट्स को कभी भी एक्सेस नहीं करेगा। वो जब भी एक्सेस करेगा तो मिनिमम 1 बाइट कर सकता है। ऑल दो कि डाटा आपका अगर एक सेल के ऊपर मोर देन 1 बाइट का है तो वो भी एक्सेसिबल हो जाएगा, बट यूजुअली आपका जो डाटा स्टोर होता है वो मिनिमम 8 बिट्स का, फिर 8 के बाद 16 बिट्स का, फिर 32 बिट का, फिर 64 बिट का, या आप यूँ कह लें कि ये 1 बाइट है, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5, 6, 7 इस तरह बाइट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। अब हमारा जो कंप्यूटर्स है उसमें डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आ रहे होते हैं। लेट्स से आपने सुना होगा कि 32 बिट का आर्किटेक्चर है या 64 बिट का आर्किटेक्चर है, तो ये टर्म्स भी इसी क्रॉसपॉन्डिंग्स में इस्तेमाल होती हैं कि अगर आपके पास जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है तो दैट मीन कि वो साइमल्टेनियसली 32 बिट ऑफ डाटा एक्सेस कर सकता है। बट लेटेस्ट जितनी भी हमारे पास मशीन्स आ रही हैं वो 64 बिट की हैं।
इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने ऐसे ही देखे होंगे कि 32 बिट्स के होते हैं और 64 बिट्स के होते हैं, बट यूजुअली अगर आपके पास 64 बिट की मशीन है तो आपने 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया होगा। सो दैट मीन कि वहाँ पे साइमल्टेनियसली डाटा जो ऑपरेट हो सकता है वो 64 बिट का हो सकता है। हमने एक चीज़ और भी समझनी है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो रैम के ऊपर जाके स्टोर हो रहा होता है। तो रैम के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और हमारा डाटा एक डिफरेंट सेगमेंट में जाके स्टोर होता है और कोड एक डिफरेंट सेगमेंट में जाके स्टोर होता है। तो रैम को लॉजिकली हम 3 to 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। मैं उन पोर्शंस की डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल आपने इतना लाजमी माइंड में रखना है कि लेट्स से अगर आपके पास ये रैम है कुछ इस तरह से, लेट्स से कि मैंने इसको 1 डायमेंशन में शो कर दिया है, तो लेट्स से कि ये डिफरेंट सेगमेंट हैं। तो लेट्स से कि ये आपके पास कोई कोड सेगमेंट है, यानी अगर आपके प्रोग्राम का जो कोड है, जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टोर होंगी और जितना भी उस कोड का डाटा आएगा वो सारा इस सेगमेंट में स्टोर होगा। सो अब इस सेगमेंट पे में डिफरेंट सेल्स हैं। लेट्स से कि इसमें ये टेबल बना हुआ है और टेबल्स के डिफरेंट सेल्स हैं, और इसमें भी टेबल बना हुआ है और टेबल्स के डिफरेंट सेल्स हैं। तो कोड आपका यहाँ पे स्टोर होगा और डाटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा। ये सिर्फ कोड और डाटा सेगमेंट नहीं होते हैं, कुछ और सेगमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपके पास स्टैक मेमोरी होती है। मैं फ़िलहाल इसकी डिटेल पे नहीं जा रहा। इसी तरह आगे हीप सेगमेंट भी होता है आपके पास, और फिर इनिशियलाइज और अनइनिशियलाइज डाटा होता है। आप इसको छोड़ दीजिएगा, बट फ़िलहाल आपने इतना माइंड में रखना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा है और फिर कोड अलग सेगमेंट में स्टोर हो रहा है और डाटा अलग सेगमेंट में स्टोर हो रहा होता है जाके। ये हम बात कर चुके हैं कि ये जो आपका डाटा स्टोर होता है वो फिज़िकली किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा होता है और उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। यूजुअली लेट्स से अगर मैं प्रोग्रामर हूँ और मैंने अगर प्रोग्राम राइट करना है तो डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम का डाटा जाके किसी न किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर होना है। तो क्या मुझे वो सारे एड्रेसेस याद रखने पड़ेंगे? अगर मैं हर रैम के एड्रेसेस को याद करने बैठ जाऊँ और मैं एड्रेसेस को मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ कि मेरी डाटा फ़लाँ एड्रेस के ऊपर है, और फिर मैं CPU को बताऊँ कि उस एड्रेस से डाटा उठा के लेके आओ और उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो और फिर उस एड्रेस पे जाके डाटा स्टोर करो, तो डेफिनेटली ये ह्यूमंस के लिए फिजिबल नहीं होगा। यस, अगर हम रियलिटी देखें तो हमारे पास डाटा रैम पे स्टोर होना है जाके, और रैम के ऊपर एड्रेसेस हैं और उन एड्रेसेस के ऊपर हमने जाके डाटा स्टोर करवाना है और फिर CPU ने उन एड्रेसेस से जाके डाटा को एक्सेस करना है। प्रोग्राम्स हमने राइट करने हैं, CPU को हमने बताना है कि कौन सा डाटा कहाँ जाके स्टोर करना है और फिर कौन सा डाटा उठा के लेके आना है और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या हमें ये सारे काम करवाने के लिए मेमोरी एड्रेसेस को याद रखना पड़ेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर रैम के मेमोरी एड्रेसेस को याद रखें। तो हम कभी भी मेमोरी एड्रेसेस को याद नहीं रखते हैं, ना ही हम मेमोरी एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता हमारा CPU मेमोरी एड्रेसेस को इस्तेमाल करेगा। अब ये क्या मैकेनिज़्म है कि हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए याद रखना भी आसान हो, या जिनकी नेमिंग हमारे लिए पॉसिबल है, वो नेमिंग कन्वेंशन हमारे लिए इजी हो और CPU भी उनको इस्तेमाल कर सके। तो ये मैपिंग हम करवाते हैं थ्रू वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम उन मेमोरीज़ को जिनके एड्रेसेस होते हैं हम उनको नाम दे लेते हैं। हम उनके एड्रेसेस को याद नहीं रखते, बल्कि हम मेमोरी को अपना एक नाम देते हैं। हम उस मेमोरी को उसके नाम से जानते हैं, बस हमारा CPU उसके एड्रेस से जानता है। जब हमारी इंस्ट्रक्शन जाती है तो हम वो नाम मेंशन करते हैं, वो नाम हमारा वेरिएबल होता है। लेकिन CPU क्या करता है, उस नाम के अगेंस्ट उसका एक एड्रेस रख देता है, या उसका एक एड्रेस बना हुआ होता है, वो उसके ऊपर जाके डाटा स्टोर करता है। फिर जब हम उसको नाम भेजते हैं तो वो हमारे एड्रेस को जाके खुद रेफ़र कर लेता है। ये आप यूँ समझ लें कि एक मेमोरी लोकेशन है, उसके अब एक उसका एड्रेस हो गया है और एक उसका नाम हो गया है। अब उसका जो एड्रेस है वो CPU को पता है और उसका नाम जो है वो हमें पता है। हम उसको नाम से कॉल करेंगे और CPU उसको एड्रेस से कॉल करेगा। और अब हमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने ही मेमोरी को नाम दिया हुआ है तो हम उस मेमोरी को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम एंड कैन बी गिवन अ वैरायटी ऑफ वैल्यूज़।
आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पहले भी वेरिएबल की डेफिनेशन सुनी होगी, लाइक फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर आप इसको चेंजेबल क्वांटिटी कहते हैं। कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर पड़ी है और आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग में आके हम इस डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और हम कहते हैं वेरिएबल इज़ अ सिंबॉलिक नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। सो हमारे पास मेमोरी लोकेशन क्या है, हमने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है या कोई डाटा स्टोर करना है और हमने उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया है। सो आप यहाँ पे वेरिएबल को सपोज करें एक कंटेनर के तौर पे जो कि एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, और हम इसको वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम भी कह रहे हैं और उस कंटेनर का कंटेंट भी चेंज हो सकता है। सो वो प्रीवियस डेफिनेशन भी कंटिन्यू रहेगी कि एक कंटेनर है, आप उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, कंटेंट उसका फिक्स नहीं है, आप पहले उसमें एक वैल्यू स्टोर कर लें, फिर कोई और वैल्यू स्टोर कर लें, फिर कोई और वैल्यू स्टोर कर लें। बट अलॉन्ग विद हम ये भी कहते हैं कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और हम उसको उसके नाम से रेफ़र करते हैं और सीपीयू उसके एड्रेस से रेफ़र कर लेगा। सो जब भी हमने वेरिएबल को क्रिएट करना होगा किसी भी प्रोग्राम के अंदर, एंड डेफिनेटली हमें हर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप टिपिकली डेफिनेशन देखें प्रोग्राम की या कंप्यूटर की, तो उसका रोल यही होता है कि उसने कोई डाटा इनपुट करवाना है और फिर उस डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट कैलकुलेट करनी है। डेफिनेटली हर प्रोग्राम का यही रोल होता है कि वो डाटा इनपुट करवाता है। अब जब वो डाटा इनपुट करवाएगा तो डाटा कहाँ पे स्टोर करेगा, वो रैम के ऊपर स्टोर करेगा, और रैम के ऊपर स्टोर करने के लिए जो हमें कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा वो वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। सो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी डाटा इनपुट करवाना होगा या डाटा को स्टोर करना होगा तो जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अब वेरिएबल की बहुत सारी टाइप्स हैं और ये टाइप्स डिफाइन कर रही हैं कि हम किस किस्म का डाटा स्टोर कर रहे हैं। अगर आप जनरली देखें तो हमारे पास दो तरह के डाटा स्टोर हो रहे होते हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिक डाटा स्टोर हो रहा होता है और एक हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली डाटा स्टोर हो रहा होता है। यानी हम जनरली डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और हमारे पास नंबर्स होते हैं। सो दैट्स मीन कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ नंबर्स इनपुट करवा रहे हैं तो वो न्यूमेरिक कैटेगरी में जाएंगे। जैसे कि अगर आपने एज इनपुट करवाई है, अगर आपने प्राइस इनपुट करवाई है, अगर आपने क्वांटिटी इनपुट करवाई है, तो ये सम हाउ नंबर्स होंगे आपके पास। और अगर आपने यूज़र का नाम इनपुट करवाया है, अगर आपने यूज़र का एड्रेस इनपुट करवाया है, यूज़र का फर्स्ट नेम, ईमेल इनपुट करवाया है, तो ये डाटा आपके पास अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह न्यूमेरिक की आगे फर्दर हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि न्यूमेरिक में फिर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं कि हम जो डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो आइदर होल नंबर है या आइदर हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स हैं, और फिर हम इनको इस हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं और जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रियल वैल्यूज़ या रियल नंबर्स भी कहते हैं। यानी नटशल आप ये देख लें कि इंटीजर नंबर्स हैं जो आपके पास होल नंबर्स हैं और बाकी आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं जो आपके पास फ्लोटिंग नंबर्स हैं। इसी तरह अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे पास एक सिंगल करैक्टर हम स्टोर कर सकते हैं या फिर हम कलेक्शन ऑफ करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। वैसे डाटा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, डाटा हमारे पास जो होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होते हैं। यानी जो दूसरा डाटा हमारे पास आ रहा होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा होता है। जैसे अगर आप एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल है कि अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे और साथ में नंबर्स भी आ जाएंगे। इसी तरह ईमेल एड्रेस में भी अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। अगर आप नेम स्टोर कर रहे हैं तो सारी खाली अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। सो इसी निस्बत से हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं और इनको हम डाटा टाइप्स भी कहते हैं। यानी डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा कितनी टाइप्स में हमारे पास पॉसिबल आ सकता है, हम उसी हिसाब से डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल आ जाते हैं और उनको हम रेफ़र करते हैं यहाँ पे इंट के साथ। सो हमारी जितने भी होल वैल्यूज़ होंगी वो वेरिएबल हमारे इन टाइप के होंगे। इसी तरह जब हम डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोटिंग या डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे और इसके लिए हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं। एक हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोट की और एक हमारे पास डाटा टाइप है डबल की। सो हम इन दोनों डाटा टाइप्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं। फ्लोट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने डाटा
डेसिमल में स्टोर करना है, लेकिन उस डाटा की रेंज कम है और हमें कम मेमोरी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हमारे पास जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो बहुत बड़ी है तो फिर हम डबल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप है और उसको हम रेफ़र करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर CHAR। इसको हम करैक्टर ही रीड करते हैं या चार रीड करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई सिंगल करैक्टर स्टोर करना होता है। सिंगल करैक्टर्स कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक या कोई भी हमारे पास सैम्बल हो सकता है। जैसे अगर आपने खाली B स्टोर करना है तो ये आपके पास एक करैक्टर होगा, और करैक्टर की निशानी ये होती है कि आप इसके ऊपर सिंगल कोट्स के साथ लिखते हैं। इसी तरह कोई नंबर भी करैक्टर हो सकता है, जैसे ये 6 है तो अब ये 6 एक नंबर नहीं है बल्कि एक करैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इवन दो के अगर आपने परसेंटेज का साइन भी स्टोर करना है तो ये भी आपका एक करैक्टर होगा। इन नटशल आप यूँ समझ लें कि आपके कीबोर्ड्स के ऊपर जितनी भी कीज़ हैं, हर वो की जिससे कुछ ना कुछ टाइप होता है, वो हर की एक करैक्टर है, और आप उस हर सिंगल करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ करैक्टर टाइप वेरिएबल। अगर आपका डाटा मोर देन 1 करैक्टर्स के ऊपर है, जैसे कि आपने एड्रेस स्टोर करना है, आपने नाम स्टोर करना है, आपने ईमेल स्टोर करनी है, तो उसके लिए जो डाटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रिंग डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम यहाँ पे रेफ़र भी स्ट्रिंग ही के तौर पे करते हैं। सो स्ट्रिंग जो है ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपना नाम स्टोर करना है या मैंने अपना ईमेल स्टोर करना है तो उसके लिए मैं डबल कोट्स के अंदर इसको लिखूँगा तो ये मेरा ईमेल बन जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 भी आ सकता है, तो कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है इसके अंदर आ सकता है, तो ये हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, हम उनको आगे जाके पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल बेसिक डाटा टाइप्स हमारे पास यही हैं। इसमें जो पहली 4 डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड करैक्टर, इनको हम कहते हैं ये हमारी प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं। ये पहली 4 कैटेगरी प्राइमरी टाइप्स के वेरिएबल कहलाएंगे, या इनको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा टाइप्स। और ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये सेकेंडरी डाटा टाइप्स कहलाती है। सेकेंडरी डाटा टाइप्स और प्राइमरी डाटा टाइप्स में डिफरेंस ये होता है, प्राइमरी डाटा टाइप्स इटसेल्फ एग्जिस्ट करती हैं, ये इनको कोई और डाटा टाइप नहीं बना रही होती है। जो सेकेंडरी होती है उनकी इटसेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बल्कि वो प्राइमरी डाटा टाइप से मिलकर बन रही होती हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, स्ट्रिंग करैक्टर से मिलकर बन रहा है, यानी कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सो दैट्स मीन हम इसको स्ट्रिंग कहते हैं चूँकि इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी सेकेंडरी डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक और सेकेंडरी डाटा टाइप है अरे के नाम से, हमारे पास स्ट्रक्चर है, यूनियन है। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल और भी सेकेंडरी डाटा टाइप्स हैं, हम जिनकी डिटेल्स फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, बट फ़िलहाल आपने इन डाटा टाइप्स को लाजमी याद रखना है, और इनका पर्पज़ क्या है हम इसको आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। सो आप जिस तरह की आप डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह का आपका वेरिएबल क्रिएट हो रहा होगा। यानी अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है तो दैट मीन कि ये सिर्फ होल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेगा, और ये डेसिमल वैल्यूज़ को या करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकेगा। सो ये आगे इन डाटा टाइप्स की डिटेल्स दी हुई है। जैसे कि इंटीजर वेरिएबल्स है, वो बता रहे हैं कि अगर आपने 1 स्टोर करना है 30,000 - 27, तो ये प्लस माइनस दोनों में आता है, तो ये सारे होल नंबर्स हैं, तो इसके लिए आपको इंटीजर वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी या इंटीजर वेरिएबल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और ये डिस्क्रीट्स नंबर होते हैं, ये डिस्क्रीट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या डिस्क्रीट्स ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप फर्दर डिवाइड ना कर सकते। जैसे कि अगर आपने ये स्टोर करना है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ये होल में ही आएंगी। या लेट्स से कि अगर आपने कोई और ऐसा डाटा स्टोर करना है कि जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं फर्दर सब वैल्यूज़ के अंदर या डेसिमल के अंदर, तो वो डिस्क्रीट नंबर कहलाएंगे। अच्छा, ये जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं ये डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं जाके रैम के ऊपर, और ये मेमोरी का साइज़ हम डिफ़ाइन यूँ कर रहे होते हैं कि ये कितना मैक्सिमम डाटा स्टोर हो रहा होता है। ऑल्दो कि ये वेरी करता है, अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लाइक 32 बिट सिस्टम के ऊपर अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो वो 4 बाइट लेगा, लेकिन अगर आप 64 बिट सिस्टम के ऊपर इंटीजर को स्टोर करेंगे तो वो 8 बाइट लेगा। यानी वो चूँकि साइमल्टेनियसली अब ज़्यादा डाटा एक्सेस हो सकता है, तो वहाँ पर उसका मेमोरी का साइज़ भी चेंज हो जाएगा।
सो इंटीजर जो है ये आपने याद रखना है कि ये रैम के ऊपर जाके मैक्सिमम 4 बाइट्स यानी 8x4 करेंगे तो 32 बिट्स जाके ऑक्यूपाई करेगा जब भी आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और ये रेंज भी नीचे बताई हुई है। अगर आप इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करके डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो ये मिनिमम रेंज है, यानी सबसे छोटी वैल्यू आप ये स्टोर कर सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू आप ये स्टोर कर सकते हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर के अंदर आप अनलिमिटेड डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब आप इस रेंज से एक्सीड करेंगे तो इस रेंज से ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए आपको फिर इंटीजर के बजाय कोई और डाटा टाइप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर आपका नंबर इससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर आप इंटीजर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इंटीजर का वेरिएंट्स हैं। जैसे इंटीजर के बाद इसका एक वेरिएंट है लॉन्ग इंट। सो लॉन्ग इंट की जो मेमोरी है वो 8 बाइट है और उसकी रेंज इससे डबल हो जाती है। अब अगर आपका डाटा उससे भी बढ़ गया है, आपने जो वैल्यू स्टोर करनी है वो उससे भी बड़ी है, तो फिर आप लॉन्ग इंट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी जो मेमोरी है वो आप इससे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें, यानी 12 बाइट का हो जाएगा और उसकी रेंज इससे 3 टाइम्स हो जाएगी। सो लिहाजा अगर हमें और मेमोरी चाहिए होती है तो फिर हम साथ लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारी मेमोरी जो है वो प्रीवियस मेमोरी से डबल हो जाती है और मेमोरी भी डबल ऑक्यूपाई हो रही होती है फिर वहाँ पे जाके। सो ये एक एग्जांपल है, देखें ये एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमें डाटा टाइप रिक्वायर्ड होती है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हम किस तरह का डाटा स्टोर करेंगे, और दूसरा एक हमें वेरिएबल का नाम भी चाहिए होता है। जैसे कि हमने कहा कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और ये नाम हम खुद डिसाइड करते हैं और इससे हम कहते हैं ये हमारा आइडेंटिफायर है। सो ये डाटा टाइप है हमारी इंटीजर और ये हमारा आइडेंटिफायर है या नेम ऑफ वेरिएबल है। सो ये देखें कि एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और उसको एक वैल्यू असाइन की हुई है। सो दैट मीन इंट ऑफ ए इज इक्वल टू सम वैल्यू, और ये यानी अब आप इसको यूँ सपोज करें कि ये ए आपके पास एक कंटेनर है और आप इस कंटेनर के अंदर जाके आप सपोज करें जब आपने इंट ऑफ ए क्रिएट किया तो ये कंटेनर क्रिएट हो गया और इसी कंटेनर के अंदर ये वाली वैल्यू जब आपने इक्वल टू किया तो ये यहाँ पे जाके स्टोर हो गई है। ठीक है, उसके बाद जब आप सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए करेंगे तो CPU जब इस स्टेटमेंट को या इन 2 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा तो पहली वाली स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या करेगा, वो रैम के ऊपर एक ख़ास एड्रेस के ऊपर जाके ये वैल्यू स्टोर करेगा और उस एड्रेस को उससे पता होगा कि उस एड्रेस का नाम अब आपने ए दिया हुआ है। जब आप सी आउट ए करेंगे तो वो उस एड्रेस पे जाएगा, उस वैल्यू को वापस रिट्रीव करके लेके आएगा और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। ये एंड एल जो है इसको हम मैनिपुलेटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइन ब्रेक कर दी जाए, यानी ये आउटपुट दिखाने के बाद ये लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे लेके आ जाता है। सो ये एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी दिखाया गया है और फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर एक वार्निंग को और एक एरर को शो किया गया। आई थिंक जो मैक्सिमम रेंज थी उससे एक्सीड किया है यहाँ पे इसने। ये देखें मैक्सिमम रेंज जो है वो 647 की है। अगर आप उस रेंज से एक्सीड कर जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपके पास एरर आ जाएगा और इसे हम कंपाइल टाइम एरर कहेंगे कि आपका प्रोग्राम उस कंटेनर में इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सका क्योंकि ये इसकी जो मेमोरी है ये 4 बाइट से ज़्यादा बन रही है। सो यस, ये देखें यहाँ पे आपको एक डायग्राम के साथ एग्जांपल दी गई है कि आप जब एक नेम ऑफ वेरिएबल रखते हैं, जैसे कि आपने टोटल एक वेरिएबल का नाम रखा तो ये 4 बाइट का होगा और इसके अंदर आप कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसका एक एड्रेस भी होगा। नेक्स्ट एक प्रोग्राम के साथ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अगर हम प्रोग्राम की बॉडी को रीड करें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। पहले वेरिएबल का नाम var1 है और दूसरे वेरिएबल का नाम var2 है और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर var1 में आपने एक वैल्यू स्टोर की 20 और var2 में आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की इस तरह से जैसे आपने पहले स्टोर की हुई है, बल्कि आपने इसके इक्वल टू एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन क्या है, var1 + 10, और फिर आपने सी आउट किया हुआ है war1 + 10 इज़, और फिर war2 को यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है। सो अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको हम डिकोड करें तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं। सो जब ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी तो CPU 2 मेमोरीज़ को रिज़र्व कर देगा डाटा स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप का। फिर जब ये वाली स्टेटमेंट हमारी CPU के पास जाएगी तो वो var1 वाले कंटेनर में जाके 20 स्टोर कर देगा।
फिर ये वाली स्टेटमेंट जाएगी तो वो क्या करेगा, वॉर 1 वाले वैल्यू को लेके आएगा जो कि 20 है और उसमें 10 को ऐड करके वॉर 2 पे स्टोर कर देगा। अब वॉर 1 के ऊपर 20 स्टोर पड़ा हुआ है और वॉर 2 के ऊपर 30 स्टोर पड़ा हुआ है। सो ये जो पहली स्टेटमेंट है इसको डबल कोट में लिखा गया है। तो जब आप डबल कोट में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और फिर सी आउट वॉर 2 किया गया तो यहाँ पे वॉर 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो लिखा हुआ आएगा कि वॉर 1 + 10 = 30। सो अगर आप डबल कोट के बगैर वॉर 2 को लिखेंगे तो वो वॉर 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और अगर आप इसको डबल कोट में लिख देंगे तो ये वॉर 2 को एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। सो ये उसी प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में दो तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और वेरिएबल की डिक्लेरेशन करने के बाद हम उसमें फिर कोई ना कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो जब भी आपको कोई डाटा स्टोर करना है प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और वेरिएबल क्रिएट करने के प्रोसेस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक उसकी डाटा टाइप आएगी और दूसरा वेरिएबल का नाम आएगा। डाटा टाइप जो है वो आपके पास लिमिटेड है और आप वही इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसके नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, आपने उन रूल्स को लाजमी फॉलो करना है। हम इसकी एग्जांपल एक प्रोग्राम के थ्रू ले लेते हैं। मैं एडिटर IDE ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ क्या ये मेरी सोर्स फाइल है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल ले लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, सो ये हमारा इंच मेन आ जाएगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम का आ गया है। अब लेट्स से कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है, और स्टेटमेंट्स ऐसे लिखनी है कि मैंने कुछ डाटा स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, और डाटा जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो सबसे पहले मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो ये इंट एक डाटा टाइप है। अब मुझे अपनी मेमोरी का कोई नाम रखना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं मेमोरी का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ एज। ठीक हो गया। यानी अगर मैंने एज स्टोर करनी है तो मेरा वेरिएबल का नाम क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। अब ये वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि ये वेरिएबल्स के दरमियान में कभी भी स्पेस नहीं आएगी। सपोज़ कि अगर मेरा वेरिएबल का नाम मैंने माई एज रखना है तो माई स्पेस एज ये इनवैलिड नाम है, तो इसके दरमियान कभी स्पेस नहीं आएगी। अगर आप स्पेस देंगे और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे देखें इसने एरर दे दिया कि आपका आइडेंटिफायर के दरमियान कभी भी स्पेस नहीं हो सकती है। चलें, अगर मैं स्पेस को ख़त्म कर दूंगा और दोबारा कंपाइल करूंगा तो एरर रिमूव हो गया है और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, और रैम के ऊपर एक माई एज की मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई है, जिसमें इंटीजर टाइप का कोई डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ। एक रूल तो ये हो गया कि आप स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये है कि आप नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स कभी भी स्टार्ट में नहीं आएगा। यानी सपोज़ किया मैंने वेरिएबल का नाम रखना है माई एज 1 2 3, तो ये एक वैलिड नेम है क्योंकि 1 2 3 मैंने एंड पे दे दिया है। सो मैं इसको कंपाइल करूँगा, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। बट अगर मैं स्टार्ट में 1 लिख दूँगा तो अब ये एरर हो जाएगा। ठीक हो गया। सो कोई भी वेरिएबल जब आप उसका नाम रख रहे हैं तो वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप चाहें तो नंबर्स दरमियान में दे लें, आप चाहें तो नंबर एंड पे दे लें, लेकिन स्टार्ट में कोई नंबर नहीं देंगे आप। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल ये है कि आपके वेरिएबल्स के अंदर आपने कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं करना सिवाय एक स्पेशल सिंबल्स के, और वो है अंडरस्कोर। सो अंडरस्कोर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैंने माई एज के दरमियान में स्पेस देनी थी, बट मैं स्पेस नहीं दे सकता, मैं अंडरस्कोर दे सकता हूँ। सो अंडरस्कोर जो है ये वैलिड है। इसके अलावा अगर आपने कोई और स्पेशल सिंबल इस्तेमाल किया तो ये इनवैलिड होगा। सो लेट्स से अगर मैं अंडरस्कोर की जगह यहाँ पे @ इस्तेमाल कर लूँगा तो ये एरर होगा। ठीक हो गया।
सो ये आपका थर्ड रूल हो गया। पहला रूल ये है कि आपने स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी, दूसरा रूल ये है कि आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना, तीसरा रूल ये है कि आपने स्पेशल सैम्बल सिवाय अंडरस्कोर के कोई इस्तेमाल नहीं करना। फोर्थ रूल ये है कि हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड से मुराद ये है कि हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं और उनका एक ख़ास पर्पज़ होता है उस लैंग्वेज के अंदर। अब चूंकि जब आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक मेमोरी को एक नाम दे रहे हैं, तो वो नाम आप उस रिज़र्व वर्ड से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि सपोज़ किया ये इंटीजर एक रिज़र्व वर्ड है, तो इसका काम ये है कि ये डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं इसको किसी वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। या आप यूँ कह लें कि ये नेम स्पेस जो है ये काइंड ऑफ एक रिज़र्व वर्ड है, इसका एक ख़ास मतलब है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे वेरिएबल का नाम नेम स्पेस हो जाए तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। सो लास्ट रूल ये है कि आपने कभी भी रिज़र्व वर्ड्स को, जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, ये हम आगे जैसे नीचे देखें, ये रिटर्न जो है ये रिज़र्व वर्ड है। इसका ख़ास मतलब है कि जब फंक्शन एंड करेगा तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब अगर मैं ये चाहूँ कि ये मेरे वेरिएबल का नाम बन जाए, यानी मेरे वेरिएबल का नाम इंट रिटर्न है, तो ये काइंड ऑफ एरर है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इन 4 रूल्स का आपने ख्याल करना है और इन 4 रूल्स को फॉलो करके आप अपने वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। सो लेट्स से मैंने अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे नंबर रख दिया, ठीक है। अब ये कंटेनर क्रिएट हो गया और इस कंटेनर में मैं कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। वैल्यू स्टोर करने के प्रोसेस कैसे होगा, अगर आपने कोई वैल्यू इसको असाइन करनी है तो आप इक्वल टू के साथ असाइन करेंगे। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर इज़ इक्वल टू 10 है, बट इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोग्रामिंग के अंदर वो इस तरह से है कि नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 को स्टोर कर दिया है, ठीक है। और हम इसमें कोई भी और चीज़ स्टोर कर सकते हैं। नंबर इज़ इक्वल टू मैंने कर दिया 10 + 5। सो अब नंबर के अंदर 10 स्टोर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि नंबर के अंदर 10 + 5 स्टोर पड़ा हुआ है। अगर हम देखना चाहते हैं कि नंबर में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, तो हम सी आउट करके नंबर की वैल्यू को देख सकते हैं। ये हमारी आउटपुट की स्टेटमेंट है। सी आउट हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं और नंबर हमारा वेरिएबल है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो स्क्रीन के ऊपर हमें आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सो देखें नंबर की वैल्यू वो यहाँ पे 15 दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ 10, क्योंकि पहले 10 स्टोर किया था। जब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो उसने 10 को रिप्लेस कर दिया 10 + 5 के साथ। सो जो नई वैल्यू कंटेनर में पड़ी है वो 15 है। और जब हमने सी आउट नंबर किया और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन के ऊपर हमें 15 आंसर मिल गया है। ऑल राइट, सो ये जो पहली स्टेटमेंट है इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और हमारे प्रोग्राम के अंदर डेफिनेटली पहले इनपुट्स का पार्ट आएगा और इनपुट्स के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहला स्टेप ही वेरिएबल डिक्लेरेशन का है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसके बाद जब मैंने नंबर इज़ इक्वल टू 10 किया तो ये मैंने वेरिएबल के अंदर जाके एक वैल्यू स्टोर कर दी है। अब यूजुअली ये वैल्यू मैंने खुद स्टोर कर दी है, बट ये वैल्यू हम आगे जाके देखेंगे कि हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, बिकॉज यूजुअली हमने डाटा यूज़र से इनपुट करवाना होता है। तो हम करते क्या है कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर उसमें यूज़र से इनपुट करवाते हैं। अच्छा, ये दोनों स्टेप्स सम टाइम हम एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इंट नंबर इज़ इक्वल टू मैंने 30 कर दिया, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट मैंने एक साथ कर दिया है, यानी एक वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएगा और साथ में एक वैल्यू भी जाके उसमें स्टोर हो जाएगी। अच्छा, लेट से इसी तरह मुझे एक नहीं बल्कि मुझे 3-4 वेरिएबल इंटीजर टाइप के क्रिएट करने हैं, तो हम उनको भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एक एज का वेरिएबल क्रिएट कर दो, एक मार्क्स का कर दो, एक परसेंटेज का कर दो। तो अब 3 वेरिएबल मैंने एक साथ क्रिएट कर दिए हैं और ये 3 अलग मेमोरीज़ हैं और इनमें जाके आप कोई ना कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है कि अगर आपके पास सेम डाटा टाइप्स के मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आप उनको एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लाजमी याद रखिएगा। सो अगेन यहाँ पे ये देखें वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं और आपको ये बताया गया है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने ख्याल रखना है कि वेरिएबल्स जो होते हैं ये C++ केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, अगर आपने एज लोअर केस में डिक्लेयर किया है, तो अब आप एज कैपिटल इक्वल टू करके 10 करेंगे तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अब ये एरर आ गया। अब देखें, अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ तो बता रहा है कि एज नाम की कोई चीज़ इस प्रोग्राम में नहीं है, हालांकि मैंने एज को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वो लोअर केस में है।
तो अगर आपने लोअर केस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आपने उस वेरिएबल को फर्दर इस्तेमाल भी लोअर केस के साथ करना है। तो ये ख्याल कीजिएगा, ये आपके पास लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। जैसे कि ये इंट लोअर केस में ही आएगा, अगर आप इसको कैपिटल में करेंगे या आई को कैपिटल में करेंगे तो तब भी एरर कंसीडर किया जाएगा। ये केस सेंसिटिव है, जो चीज़ लोअर केस में लिख रहे हैं आप वो लोअर केस में चलेगी, जो चीज़ आपने अपर केस में लिखी है वो अपर केस में चलेगी। ठीक हो गया। सो ये हम जैसे कि वेरिएबल्स को बताया मैंने आपको कि इनको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, और आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपको बताए गए हैं नीचे, ये देखिए अंडरस्कोर का साइन आपने इस्तेमाल करना है, फर्स्ट करैक्टर ऑलवेज लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा आप कोई नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो यस, आप अगर आपके आइडेंटिफायर्स की लेंथ ज़्यादा होगी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप अपने आइडेंटिफायर्स के नाम शॉर्ट करके रखें, और अपने आइडेंटिफायर को आप वही नाम दें जिस किस्म का आपने डाटा उसमें स्टोर करना है। लेट्स से अगर आपने मार्क्स स्टोर करने हैं तो वेरिएबल का नाम ABC इस तरह ना रखें, आप वेरिएबल का नाम मार्क्स ही रखें। अगर आपने एज स्टोर करनी है तो आप वेरिएबल का नाम AG रखें। सो ये देखें, इसी तरह बताया गया है कि आप कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल के तौर पे। ठीक हो गया। एंड देन कीवर्ड की डेफिनेशन भी बताई गई है। ये प्री डिफाइंड वर्ड है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे इंट एक प्री डिफाइंड वर्ड है, क्लास है, इफ़ है, वाइल है। ये टोटल आई थिंक 40 to 50 की रेंज में कुछ कीवर्ड्स हैं, और सारे कीवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें कीवर्ड्स का अंदाज़ा होता जाएगा। ये आपको उसी प्रोग्राम को दोबारा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन करके दिखाया गया है। ऑलराइट। अच्छा, ये जो 20 है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। नंबर्स जितने भी होते हैं वो इटसेल्फ कांस्टेंट होते हैं, और हम उनको इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि नंबर्स इटसेल्फ चेंज नहीं हो सकते। जैसे 20 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, तो ये इनको इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। जो आपका वेरिएबल है वो चेंजेबल क्वांटिटी होती है। ये हम एक एंडल इस्तेमाल करते हैं, ये साथ साथ यहाँ चलता हुआ आ रहा है। देखें, ये यहाँ पे भी एंडल इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली एक मैनिपुलेटर होता है, और ये हम लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे और भी मैनिपुलेटर्स हैं, बट ये एंडल हम नॉर्मली C++ में आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप के फर्दर वेरिएंट्स भी है, जैसे लॉन्ग इंट है और शॉर्ट इंट है। सो ये इंटीजर के डिफरेंट वेरिएंट है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास करैक्टर टाइप वेरिएबल्स है, उसकी जो रेंज है वो -128 टू +127 है। ये आप इसमें नंबर स्टोर नहीं कर सकते एज इट इज़, ये आपको बाइट्स में रेंज बताई गई है। सो एक जो करैक्टर होता है वो यूजुअली 1 बाइट का ही होता है। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक चीज़ होती है कि लेट से अगर आपने A स्टोर किया है करैक्टर के अंदर, तो इसकी बाइनरी जाके कैसे कैलकुलेट होगी। ठीक हो गया। जैसे आपने A स्टोर किया है तो ये जाके रैम के ऊपर कैसे स्टोर होगा, तो इसके लिए हम दरमियान में एक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं ASCII वैल्यूज़। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटरनेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। और ASCII वैल्यूज़ क्या हैं? हर करैक्टर को एक नंबर असाइन किया गया है। जैसे कैपिटल A का जो नंबर है वो 65 है। ठीक है, यानी जब आप कैपिटल A स्टोर करेंगे तो वो 65 में कन्वर्ट होगा, और 65 की बाइनरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी नंबर्स जो हैं ये तो आपको पता ही होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। 65 को आप इस तरह से 2 पे डिवाइड करें तो इसकी बाइनरी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है। सो A जो है ये 1 बाइट लेगा, और ये जो रेंज बताई गई है ये इसी हिसाब से बताई गई है आपके पास। ये रेंज -128 से लेके 127 से मुराद यही है कि ये जो इसकी ASCII वैल्यू स्टोर हो रही है। यहाँ पे ये नीचे बताया भी हुआ है कि करैक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं। आप इनको ASCII में कन्वर्ट करते हैं। ASCII डिफाइन है हर करैक्टर की पहले से। जैसे कैपिटल A की 65 है, कैपिटल B की 66 है, कैपिटल C की 67 होगी। इसी तरह लोअर A की 92 है। सो ये इसी तरह से हर ASCII वैल्यू आपके पास मौजूद है, और ये उसको नंबर्स में जब ये आ गया तो फिर आपके लिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। सो करैक्टर वेरिएबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आप किस किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप एक सिंगल करैक्टर इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हम एज एग्जांपल के तौर पे इसको देखें तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। सो करैक्टर, मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे ग्रेड रख रहा हूँ। ठीक है।
अब इस ग्रेड में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी सिंगल करेक्टर, और इसको मैं सिंगल कोट में स्टोर करूँगा, अदरवाइज़ ये एरर दे देगा। कोई भी सिंगल करेक्टर से क्या मुराद है, मैंने बी स्टोर कर दिया, तो ये एक सिंगल करेक्टर है। बट अगर मैं इसमें बी प्लस स्टोर करूँगा तो ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये एक करेक्टर नहीं है बल्कि ये 2 करेक्टर्स होंगे। अगर मैं बी स्टोर करूँगा तो दैट्स फाइन। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे सी आउट नंबर किया हुआ है और मैं यहाँ पे सी आउट ग्रेड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एंडल मैनिपुलेटर इस्तेमाल नहीं किया गया, और जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा। ऑलराइट, ये स्टिल एरर है, हम इसको चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, नंबर भी हमने ख़त्म कर दिया, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे नंबर क्रिएट, देखें जो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, देखें ये एक साथ लिखा हुआ आ रहा है 15 एंड बी, तो 15 जो है वो नंबर है, बी जो है वो करेक्टर है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि इनमें लाइन ब्रेक आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सी आउट के साथ आप एंडल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ये एंडल सिर्फ सी आउट के साथ आता है, यानी सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होगा। अब हम इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अब देखें पहली स्टेटमेंट पे 15 लिखा हुआ है, दूसरी स्टेटमेंट पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। सो बी इज़ अ करेक्टर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये भी एक करेक्टर है। तो 0 से 9 तक करेक्टर हैं आपके पास, अगर आप उनको सिंगल कोट में लिख देते हैं ये एरर नहीं आएगा। हालांकि ये नंबर है लेकिन मैंने सिंगल कोट में लिख दिया तो ये करेक्टर को एज ए करेक्टर कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया। सो पहला नंबर 15 है और दूसरा करेक्टर 2 है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पूरा नाम स्टोर करना है, लाइक ABC, या मैंने पूरा नाम वकास स्टोर करना है, तो फिर मुझे इस करेक्टर को चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। और स्ट्रिंग के लिए आपने हमेशा डबल कोट्स इस्तेमाल करनी है। सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो फिर इसको एज ए करेक्टर कंसीडर करेगा वो। ठीक है, ये देखें पूरा नाम प्रिंट हो गया क्या मेरा। सो ये आपके पास स्ट्रिंग हो गई है, और इससे पहले हम करेक्टर भी देख चुके हैं। सो ये आपको बताया गया कि ये सारे ही करेक्टर्स हैं, सिंगल करेक्टर हैं, लोअर केस में ए है, कैपिटल बी है, डॉलर साइन कोई स्पेशल सैम्पल है या नंबर है। इसी तरह ये जो करेक्टर्स की वैल्यू हैं ये इनको हम करेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। सो हर वैल्यू बेसिकली कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। सो ए ऑलवेज ए रहेगा जब वो वैल्यू है, ठीक है। हाँ, जब वो वेरिएबल है तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें ये करेक्टर की एग्जांपल दी गई है। ये करेक्टर वेरिएबल है, एक 4 बार 1 है, एक 4 बार 2 है, और इसके अंदर /t इस्तेमाल किया गया है। ये टैब स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम यूजली। ठीक है, अच्छा, ये सारे मैनिपुलेटर्स हैं और इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस भी कहते हैं। ये आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आप /a इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट स्टेटमेंट के साथ आपको बीप का साउंड भी सुनाई दिया जाएगा। /b स्टैंड फॉर बैक स्पेस, /f स्टैंड फॉर फॉर्म वीड। आप इनको जस्ट क्विकली एक दफ़ा ना अपनी सी आउट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करके देख लीजिएगा। जैसे कि सपोज कि ये सी आउट वकास है ना, तो मैंने यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस /n इस्तेमाल कर लिया। देखिए ये /n फॉर न्यू लाइन है। तो अब आप देखें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे लाइन ब्रेक आ जाएगी। देखें वो WAQ ऊपर आ गया और AS जो है वो नीचे आ गया। सो ये सारे स्ट्रिंग, और इनको स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आप इनको बगैर स्ट्रिंग के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो चूँकि स्ट्रिंग की डेटा टाइप आ गई थी दरमियान में, तो लिहाजा साथ साथ उन्होंने ये एस्केप सीक्वेंसेस भी हमें बता दिए हैं कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मैसेज को फॉर्मेट कर रहे हैं अपने। ये आपको इस्तेमाल करके भी दिखाया गया यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास फ्लोटिंग है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको फ्लोटिंग वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि लेट्स से
फ्लोट में मैंने यहाँ पे हाइट का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। सो अब इस हाइट के वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि हाइट 5.7 हो सकती है, तो ये एक डेसिमल नंबर है, तो मैंने इसके लिए ठीक हो गया। सो मैंने इसके लिए हाइट फ्लोट टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। अब एज इंटीजर टाइप का था, तो मैं इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करूँगा, तो ये फ्लोट को स्टोर नहीं करेगा बल्कि ये खाली 10 को स्टोर करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह फ्लोट के साथ साथ हमारे पास डबल भी होता है। सो बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मेमोरी का है। आप फ्लोटिंग के अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी स्टोर कर लेंगे तो ये आपको अलाउ कर देगा। जैसे आपके पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको बजाय इसके कि फ़्लोट में स्टोर करें, आप उनको डबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने नहीं दिया, तो लेट्स से वेरिएबल का नाम मैंने टेस्ट रख दिया। तो देखें इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, फ़्लोट्स में आपकी रेंज कम होती है और डबल में आपकी रेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बाकी ये दोनों ही डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं। फ़्लोट नॉर्मली 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, तो ये 8 बाइट लेगा और डबल जो है वो 16 बाइट लेगा आपके पास। ठीक है, ये आपको बताया भी गया कि फ़्लोट और डबल जो हैं, और इसी तरह अगर आपने डबल में और इंक्रीज़ करना है तो उसके साथ साथ आप लॉन्ग डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़्लोट की टाइप भी बताई गई है, जैसे 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻38। ठीक हो गया। सो ये एग्जांपल के साथ बताया गया है। अच्छा, ये कॉन्स्ट जो है ये कांस्टेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। देखें, एक तो हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बट अगर आप एक कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और लेट से अगर आपने पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, लेट से 22/7 होती है पाई की वैल्यू आई थिंक, तो ये एक कांस्टेंट मैंने क्रिएट कर दिया, यानी पाई एक कांस्टेंट है अब यहाँ पे। ठीक हो गया, नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने इसका नाम पी आई रख दिया है। अब आप पाई को चेंज नहीं कर सकते हैं इस तरह से कि आप कहें कि पाई की जो न्यू वैल्यू है वो 3.14444 है। नहीं, अब ये एरर होगा क्योंकि पाई आपने एक कांस्टेंट के तौर पे डिफ़ाइन किया हुआ है और हमें बताना भी पड़ेगा कि ये फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है। ठीक हो गया। सो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। यूजुअली हमें कांस्टेंट्स की ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि लेट से अगर मैंने पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो मैं डायरेक्टली पाई की वैल्यू इस्तेमाल कर लूँगा, मुझे इसको पहले से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट सम हाउ कभी कभी हम अगर बहुत टाइम हमने आगे पाई की वैल्यू बार बार इस्तेमाल करनी है और हम बार बार 22/7 या वो लॉन्ग वैल्यूज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम चाहते कि हम पाई को इस्तेमाल करने। जैसे कि सपोज़ किया मेरे पास जो नंबर था मैंने उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है और पाई को बार बार इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, पाई में जो वैल्यू स्टोर की होगी ये उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक हो गया, और मेरी आउटपुट अब उसी हिसाब से आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो पहले यहाँ पे 15 आ रहा था, अब यहाँ पे 45 आ रहा है। ठीक है, 22/7 को मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम कांस्टेंट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल में कांस्टेंट डिफ़ाइन किया गया है, उसका तरीक़ेकार बताया गया है। ठीक है, डबल और लॉन्ग डबल में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। रेंज डबल हो जाएगी जब भी आप डबल लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लास्टली अब हमने ये देखना है कि अगर हमने इनपुट यूज़र से करवानी है तो वो हम कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट से मैंने एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मेरे पास मैंने यूज़र से 2 नंबर्स के अंदर इनपुट करवानी है और फिर मैंने उसको ऐड करना है। तो मैं ये सारा प्रोग्राम ख़त्म कर देता हूँ, पहले वाला। ये मेरा एक वेरिएबल है, ये मेरा सेकंड वेरिएबल है और एक थर्ड सम का वेरिएबल है। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू यूज़र इनपुट करे। इनपुट के लिए हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो सी इन है। सी इन के बाद हम एक्सट्रैक्शन के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे आप ग्रेटर देन भी कह सकते हैं 2 टाइम, और फिर हम वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते हैं नंबर 1। ठीक हो गया। ये मेरी इनपुट की स्टेटमेंट है, आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है।
जब भी आप इनपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो साथ कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, ताकि यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो जाके उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने नंबर 2 में इनपुट करवानी है तो सी इन नंबर 2 लिखूँगा, तो ये यूज़र नंबर 2 में इनपुट कर देगा। ठीक है, और अब मैंने सम कैलकुलेट करना है, तो सम इज़ इक्वल टू हम कर देंगे नंबर 1, जो भी नंबर 1 में पड़ा हुआ है वो लेके आ जाएं, और फिर जो नंबर 2 में पड़ा है वो लेके आ जाएं। और अगर सम को आउटपुट करवाना है तो सी आउट यहाँ पे सम, और लाइन ब्रेक के लिए हम एंडल इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। सो लेट्स से अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे और 2 नंबर हमने इनपुट करने हैं। अच्छा, लेट्स से अगर मैं यूज़र हूँ और मेरे सामने ब्लैक स्क्रीन आके यूँ ब्लिंक करनी स्टार्ट हो जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते हैं जब भी इनपुट करवानी होती है। सो मैसेज प्रॉम्प्ट करवाने के लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं और यूज़र को बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो उसके लिए हम एक मैसेज बना देते हैं, पहले ऊपर एंटर द नंबर 1 एंड एल, और फिर सेकंड नंबर इनपुट करवाने के लिए जब यूज़र पहला नंबर इनपुट कर देगा इस स्टेटमेंट के बाद, फिर दोबारा इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे नंबर 2। अब देखें अगर दोबारा हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे सो इट मेक सेंस के सामने मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने एक नंबर एंटर करना है। सो अब मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से 40 एंटर किया तो ये नंबर 1 जाके वहाँ पे स्टोर हो गया। अब वो दूसरा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे और मुझे दिखा भी रहा है। तो सेकंड नंबर 60 इनपुट किया तो देखिए उसने ऐड किया 100 और मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूँ और मैं यहाँ पे अब नंबर्स चेंज कर दूँ चूँकि वो वेरिएबल्स हैं, तो यस देखें नए नंबर स्टोर हो गए हैं और जाके वहाँ पे 120 आंसर कैलकुलेट होके आ गया। सो इस तरह से आप सी इन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मल्टीपल इनपुट्स एक साथ भी करवा सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आप सी आउट के साथ बार बार ऑपरेटर लगा के आप सी आउट करवा सकते हैं, वैसे आप इसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे 2 नंबर्स एंटर करने होंगे। तो लेट्स से पहला नंबर 44 है, सेकंड नंबर 33 है, तो मेरे पास आंसर जो है वो 77 आ जाएगा। सो इस तरह करके आप मल्टीपल इनपुट्स एक साथ भी करवा सकते हैं जो आपके वेरिएबल्स हैं। सो ये सी इन करने का तरीका और सी आउट करने का तरीका आप याद रखिएगा, दोनों में जो ऑपरेटर्स हैं वो अपोजिट है। सी आउट के ऑपरेटर्स को हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं और सी इन के ऑपरेटर को हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इनपुट का काम है एक्सट्रैक्ट करना। यूज़र जो भी कीबोर्ड से इनपुट कर रहा है उसको मेमोरी पे जाके स्टोर करना, और आउटपुट का काम है इंसर्ट करना। जो भी चीज़ मेमोरी पे स्टोर्ड है या जो चीज़ हमने मैसेज में दी हुई है उसको आउटपुट वाली स्क्रीन पे जाके लिख देना। ठीक है, ये देखें ये इनपुट का तरीक़ेकार बताया हुआ है कि ये एफ टेम्प एक वेरिएबल है और उसमें आप इनपुट करवा रहे हैं, और यहाँ पे सी इन की डिटेल्स आपको दी हुई हैं। ये ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप सी इन करते हैं तो आपने कीबोर्ड से कोई नंबर इनपुट किया है तो वो आपके वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, तो आप उसके साथ वेरिएबल लाजमी मेंशन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बुक से भी आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आपने बुक में से कौन से चैप्टर्स और कहाँ से जाके आपने इस कंटेंट को कवर करना है। सो ये अगर आप बुक में जाएंगे तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। सो चैप्टर नंबर 2 आपका पिछले टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए थे, अब आपने इसको स्टार्ट करना है वेरिएबल वैल्यू एंड कांस्टेंट से। तो आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन होती है, उसका एक नाम होता है और उसकी एक टाइप होती है, और उसका काम ये होता है कि वो डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करता है जो भी आपने डाटा मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ग्राफिकली आपको समझाया जा रहा है कि अगर आप 3 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं लाइक num1 num2 एंड सम, तो ये एक्चुअली में 3 मेमोरीज हैं, ये मेमोरीज के नाम है और उनकी टाइप्स है आपके पास। ठीक है, वैल्यूज़ आप वेरिएबल में जो भी वैल्यू डाटा स्टोर कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू होती है। स्टोर करने का प्रोसेस आपको बताया गया, यहाँ पे देखें ये सी इन के साथ एक प्रोग्राम लिख के भी बताया गया आपको, num1 num2 एंड सम है, सी आउट है, सी इन की स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, और नीचे ये आपको रन करके भी दिखाया गया है। ठीक है, कि अगर आप इस प्रोग्राम को बार बार रन करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो कैसे आउटपुट कैलकुलेट होके आएगी। सो ये बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही
ईज़िली सारे कॉन्सेप्ट समझाएगी, आपको ग्राफिकली भी समझा रही है कि आप कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, वो कहीं मेमोरी पे स्टोर हो रही है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। लास्ट वैल्यू सम की आपने स्टोर नहीं किया, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर कोई ऑपरेशन होगा, जैसे ये लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो ये वैल्यू वहाँ से आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। सो ये सी इन ऑब्जेक्ट को और सी आउट ऑब्जेक्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इन इमेजेस को गौर से अगर आप समझ लें तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते रहे हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर आप खुद से कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो देखें ये इसका मेथड दिया गया है, जैसे x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू 5 है, तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, इनको आप लाजमी देखिएगा। फिर कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, आप कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था कि अगर आप पाई टाइप का कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप पाई इस्तेमाल करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आप इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमेशा 3.14159 ही रहेगी। सो कांस्टेंट कभी भी सी इन नहीं हो सकता, कांस्टेंट में वैल्यू आप यूज़र से इनपुट नहीं करवा सकते, ये लिखा भी हुआ है कि ये एक एरर है। चूँकि पाई की वैल्यू आप फिक्स कर चुके हैं तो यूज़र इनपुट करके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अलबत्ता आप इसको एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू तो पैरीमीटर में स्टोर हो रही है, पाई की वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है 2 से और रेडियस से, ठीक है। इसी तरह ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल का नाम जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है। ये कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और ये कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं C++ के, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जैसे कुछ एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ एक आगे इस्तेमाल करेंगे, और आप इनको याद ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जनरली के कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारे पास सैम्बल्स भी होते हैं। सैम्बल्स जैसे कि हमने हैश इंक्लूड इस्तेमाल किया तो हैश इस्तेमाल किया, और फिर ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल की। एक्चुअली हमारे पास ना प्रोग्राम के अंदर 3 चीज़ें आ रही होती हैं। एक हमारे पास आ रही होती हैं कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उस लैंग्वेज के, दूसरा हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम नाम खुद रख रहे होते हैं, और तीसरा हमारे पास सैम्बल्स होते हैं जैसे कि ये करली ब्रेसिस आ गई, इंजर्शन ऑपरेटर आ गए, एक्सट्रक्शन ऑपरेटर आ गए, इन सब को हम सैम्बल्स कहते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। डाटा टाइप मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देखें बताया भी हुआ है। ये बिल्ट इन होती हैं और आपके पास यूज़र डिफ़ाइन होती हैं, जिनको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वहाँ पे कह रहा था एक्चुअली में। देखें ये आपको बताया गया कि इंटीजर करैक्टर, अच्छा बूलियन में एक डाटा टाइप होती है जिसमें आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, वॉइड भी एक डाटा टाइप ही है बट आप इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो इन डाटा टाइप्स को पढ़ लीजिएगा जस्ट कि इनकी मेमोरीज क्या हैं और इनमें आप किस तरह का डाटा इस्तेमाल कर स्टोर कर सकते हैं। सो ये लास्ट मेरे ख्याल में बस है टॉपिक इस बुक का, इस चैप्टर का। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 बाय 1 सारी डाटा टाइप्स को दिखाया गया है। आप इसके प्रॉब्लम्स पे चले जाएंगे और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि ये चैप्टर हम पूरा ही ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप लास्ट टाइम तक क्लियर कर चुके थे, अब कुछ और आगे जैसे लास्ट टाइम प्रॉब्लम नंबर 4 तक हमने कवर किए थे, बट अब आपने इसको प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 इन सारे प्रॉब्लम्स को आपने कवर करना है, क्योंकि अब आप डाटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, आप वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। तो अब आपने ये सारे प्रॉब्लम्स खुद से अटैम्प्ट करने हैं आपने, और इन प्रोग्राम्स को भी कोशिश कीजिएगा अटैम्प्ट करने की। ये कुछ सिंपल से प्रोग्राम है, जैसे कि इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाना है आपने और उसका सम कैलकुलेट करना है आपने 4 इंटीजर्स का। इसी तरह आपने एरिया और पैरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। आप साइड्स इनपुट करवाएंगे किसी भी शेप की, जैसे कि कोई रेक्टेंगल शेप है तो उसकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी और उसका एरिया और पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा के आप वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने इन 10 प्रोग्राम्स को आपने सॉल्व कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप डिस्कस कर लेंगे।